मोदी 3.0 सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। उसकी नजर पहले ही पूर्ण बजट पर है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले या तीसरे सप्ताह में मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अपने पहले पूर्ण बजट में मोदी 3.0 सरकार देश के किसानों के साथ महिलाओं और युवाओं के साथ अपने खजाने का मुंह खोल सकती है। युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए नए प्रयास और उपाय बजट में दिखाई दे सकते हैं। वहीं महिलाओं को लखपति बनाने की बीजेपी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए मोदी 3.0 सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 17 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इलाज के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकती है। इसके साथ ही 1 माह का सत्र बुलाया जा सकता है। चुनावी वर्ष होने के चलते फरवरी माह में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। क्योंकि अंतरिम बजट था, ऐसे में इसमें किसी बड़ी घोषणा से दूरी बरती गई थी। अब रोजगार के मोर्चे पर सबसे अहम प्रयास मोदी 3.0 सरकार के सामने आने वाले साल में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी 3.0 सरकार एक बार फिर सड़क परिवहन, बंदरगाह, रेल, विभिन्न शहरों में मेट्रो में मोनो रेल और हवाई अड्डों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रख सकती है। दिल्ली से खबर है, जहां मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है और सरकार ने कामकाज करना भी शुरू कर दिया है। उसकी नजर अपने पहले पूर्ण बजट पर है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले या तीसरे सप्ताह में मोदी 3.0 का पूर्ण बजट पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अपने पहले पूर्ण बजट में मोदी सरकार देश के किसानों के साथ महिलाओं और युवाओं के लिए अपने खजाने का मुंह खोल सकती है। युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके नए प्रयास और उपाय बजट में दिखाई दे सकते हैं। वहीं महिलाओं को लखपति बनाने की बीजेपी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए मोदी 3.0 सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 17 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इलाज के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकती है। इसके साथ ही 1 माह का सत्र भी बुलाया जा सकता है। चुनावी वर्ष होने के चलते फरवरी माह में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। क्योंकि अंतरिम बजट था, ऐसे में किसी बड़ी घोषणा से दूरी बरती गई थी। अब रोजगार के मोर्चे पर सबसे अहम प्रयास मोदी 3.0 के सामने आने वाले साल में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी 3.0 एक बार फिर सड़क परिवहन, बंदरगाह, रेल, विभिन्न शहरों में मेट्रो, मोनो रेल और हवाई अड्डों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रख सकती है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जुड़े हुए हैं। मनीष, मोदी 3.0 का कार्यकाल शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अंतरिम बजट के आने के बाद अब जो पूर्ण बजट आएगा, इसमें किस प्रकार की आशाएं जनता लगा सकती है सरकार से? देखिए, पूर्ण बजट जो आएगा ये अंतरिम बजट का ही विस्तृत रूप होगा, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को कैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए, उसके लिए सरकार का जोर होगा। हम लोग से सरकार ने इनपुट सजेशंस भी मांगे हैं। निर्मला सीतारमण जी ने एक जीएसटी की सजेशन कमेटी की मीटिंग कन्वीन करी है, जिसमें उन्होंने वेरियस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन से सजेशंस भी मांगे हैं। तो मोदी 3.0 जो है बजट को बनाने में और जनता के लिए बेहतर से बेहतर बनाने में पूर्णतः कार्यरत है। और जनता को ये उम्मीद है कि ये बजट जो है और बजट से कुछ और बेहतर होके आएगा, जिससे कि देश में विकास की परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सौर ऊर्जा पे जो काम कर रही है पूरे देश में, उसको बढ़ावा देने के लिए हमें लगता है कुछ और डिपेंडेंट होंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही क्योंकि चूंकि जो मिडिल क्लास हमेशा से कहता रहा है कि हमारा शोषण किया जाता है, हमें टैक्स में बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाती। एक बार तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें स्टॉक मार्केट को लेकर लगाए जा रहे टैक्सेशन सिस्टम पर सवाल पूछने पर उन्होंने मुस्कुराकर कोई जवाब देने से किनारा किया था। तो क्या टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की जा सकती है? 7 लाख से इस टैक्स स्लैब को और बढ़ाया जा सकता है या विस्तृत टैक्स स्लैब लाए जा सकते हैं? देखिए, टैक्स स्लैब में जो 7 लाख की टैक्स छूट है, अगर आप देखो 2014 से पहले
ये छूट 2.5 लाख तक की होती थी। सरकार ने 10 साल में इसे 7 लाख तक पहुंचाया है। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार मिडिल क्लास के लिए ला रही है, जिससे कि मिडिल क्लास का जीवन का स्तर बढ़े। तो हम अभी ये तो नहीं कह सकते कि ये स्लैब 7 लाख से और ऊपर करा जाएगा, लेकिन सरकार की कोशिशें हमेशा यही है कि और कुछ योजनाएं ऐसी जोड़ी जाएं जिससे कि मिडिल क्लास की जीवन के स्तर को बढ़ाया जा सके। जैसे कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस पे काम कर रही है। आपने देखा होगा नड्डा जी ने अपना पहला ही लक्ष्य बताया है कि 70 साल से ऊपर के लोगों को कैसे आयुष्मान योजना में जोड़ा जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार कर रही है, खाली एक टैक्स स्लैब ही नहीं है, लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। जी मनीष जी, जिस प्रकार से नई सरकार है, इस बार गठबंधन की सरकार है, तो क्या रोजगार के लिए, युवाओं के लिए नए तरह से शिक्षा में या अन्य क्षेत्रों में बजट का आवंटन किया जा सकता है? देखिए, गठबंधन की सरकार है, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन नई सरकार नहीं है। ये वही सरकार है जो 10 साल से चल रही थी। अगर आप देखेंगे तो बड़े पोर्टफोलियो में भी कोई चेंज नहीं है। तो सरकार जो योजनाएं लेके चल रही थी उनको और अच्छे तक जनता तक कैसे ले जाया जाए, ये कोशिश होगी अगले बजट में। लेकिन मुझे लगता है मोर और लेस योजनाएं वैसे ही रहेंगी जैसे चल रही थी। हाँ, गठबंधन के सहयोगियों की जो फीडबैक आएगी उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी जाएगी फाइनल बजट में। जी बिल्कुल। शिक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते रहते हैं कि शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक बार शिक्षा नीति लेकर आई गई, उस पर भी उसका क्रियान्वयन भी ढंग से नहीं किया गया। तो इसको लेकर भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या सरकार कोई नया फैसला, कोई नया बजट या कई नए फैसले ले सकती है? मनीष जी। धर्मेंद्र प्रधान जी पहले भी शिक्षा मंत्री थे, अब भी वो शिक्षा मंत्री है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार नई लाई है उसे सरकार इम्प्लीमेंट करा रही है। धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट हो रही है और आपको इस सरकार के इस कार्यकाल में ये सब सारे सुधार जो हैं ये दिखने लगेंगे शिक्षा नीति में कैसे हो रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रिजल्ट मामले सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब करीब 1563 प्रतिभागी विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिनकी फिर से 23 जून को दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके नतीजे 30 जून को जारी किए जाएंगे। बता दें कि नीट यूजी रिजल्ट 2024 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई थीं। इन 3 याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि करीब 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड को रद्द करने का फैसला लिया गया है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि इन सभी 1563 कैंडिडेट्स को फिर से दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामले पर सुनवाई करते हुए इसके दौरान अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा है कि 23 जून को दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा, जिसके रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा, जिससे जुलाई की 6 तारीख को प्रारंभ होने वाली काउंसलिंग पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रिजल्ट मामले के सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब करीब 1563 प्रतिभागी विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिनकी फिर से 23 जून को दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके नतीजे 30 जून को जारी किए जाएंगे। बता दें कि नीट यूजी रिजल्ट 2024 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई थीं। इन 3 याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि करीब 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड को रद्द करने का फैसला लिया गया है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी के ग्रेस मार्क्स दिए गए 1563 विद्यार्थियों के रिजल्ट को रद्द करते हुए एक बार फिर से उनकी परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है। क्या कुछ अपडेट है? आदेश का सम्मान करते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सरकार उसका पालन करेगी और ये परीक्षाएं मुझे लगता है 23 तारीख की डेट दी गई है, फिर से रीऑर्गेनाइज कराई जाएंगी और छात्रों के हित का जरूर ख्याल रखा जाएगा। हम सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में हमेशा विश्वास रहता है और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से वो विश्वास को जिंदा रखा है जनता का। जी, जिस तरह से ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठ रहे थे, एनटीए पर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था, कई संगठन अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, इसको लेकर क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको लेकर क्या छात्र संतुष्ट हैं या इसके कोई अलग परिदृश्य से फैसला होना चाहिए था छात्रों के परिदृश्य से? देखिए, छात्रों को और देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट में के निर्णय में पूरा फेथ रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए की बात भी सुनी है, उसको भी ऑन रिकॉर्ड लिया है और उसके बाद अपना जजमेंट प्रोनाउंस करा है। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसमें पूरे देश को ये विश्वास रखना चाहिए कि न्यायालय निष्पक्ष होकर देश की जनता के हित में फैसले करेगा। जी बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, जिस तरह से पेपर सिर्फ एक, जिसमें विद्यार्थी लाखों की संख्या में शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें अंक देने का, इनकी टेस्ट लेने का अलग तरीके से हर जगह पर, हर सेंटर पर अलग अलग तरीके से इनका टेस्ट लिया जाना, आधे घंटे या 1 घंटे बाद परीक्षा शुरू होना, एक्स्ट्रा टाइम ना भी दिया जाना, यह एनटीए की अपनी कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। मनीष जी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन निर्धारित करेगा उसको एनटीए और सरकार पालन करेगा और छात्रों के हितों की और भविष्य की सुरक्षा करेगा। जी मनीष जी, इस प्रकार की एनटीए के जब ग्रेस मार्क्स दिए, एनटीए को फिर से सवालों का सामना करना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट, क्या जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई की जांच को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है जिसके बाद फैसला आएगा, तो क्या एनटीए की कार्यशैली सवालों के घेरे में जो कि आई है उसके बाद एनटीए पर गाज गिर सकती है? मनीष जी नहीं, देखिए, जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो सीबीआई जांच होनी है या नहीं होनी है ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा और एनटीए को क्या आदेश देने ये भी फैसला माननीय उच्च न्यायालय करेगा। तो जब न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है तो हम लोग का उस पर कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। न्यायालय का निर्णय सबको मान्य होगा। जी, बहुत धन्यवाद मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार के बाद अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया है, जहां उन्होंने पति उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। बता दें कि एनसीपी अजीत गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद से यह सीट खाली थी। बारामती सीट से लोकसभा चुनाव में ननद से मिली हार के बाद पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सीट देने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने राज्यसभा सांसद पद छोड़ने की घोषणा की थी। ये जो निर्णय जो है हमारे कोर ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मंत्रीगण जो है और एमपी ये प्रफुल्ल पटेल साहब और एमपी और अध्यक्ष हमारे राज्य के तटकरे, सब हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे, हाँ ये भी है, मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, नाराज हूँ ना, मेरे मुंह पर आपको नाराजगी दिखती है क्या? अरे भाई, जब पार्टी में आप वो काम करते हैं आप लोग, तो पार्टी में सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो बात नक्की होगी उसको मान लेना चाहिए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, माफ कीजिएगा, सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, यहाँ तक प्रफुल्ल पटेल जी का था, इनको जो पहुंचना था, इनको एक सीट ऑफर की गई थी, तो क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्ट्री का पद चाह रहे थे, वो देने को बीजेपी तैयार नहीं थी, तो ऐसे में उनको सतत प्रभार राज्य मंत्री का दिया जा रहा था, जिससे कि उन्होंने थोड़ी सी जो है अभिन्नता जारी की थी। लेकिन अब लगता है कि समझौता हो गया है, इसलिए वो राज्यसभा के अपनी सीट को खाली है, जिसके स्थान पे जो है अजीत पवार साहब की जो पत्नी है, वो वहां पे राज्यसभा बीजेपी के कोटे से पहुंचना चाह रही है। जी बिल्कुल। सुनेत्रा 1.5 लाख वोटों से अपनी ननद से हारी थीं, जिसके बाद हार के बाद उन्हें सर्वसम्मति से जाने का फैसला लिया गया है। क्या उन्हें राज्यसभा जाने के बाद किसी प्रकार का मंत्री पद दिया जा सकता है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर राज्यसभा के पद पे पहुंचते हैं तो आप मंत्री के बनने के जो एलिजिबिलिटी तो आपकी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी अजीत पवार ग्रुप को एनडीए में जो तरजीह दी जा रही है, उस समय उनको केवल एक ही पद दिया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि कैबिनेट का पद अगर नई मंत्री का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो कम से कम राज्य मंत्री, जिसमें एक स्वतंत्र प्रभार हो सकता है और एक राज्य मंत्री का दर्जा भी मिल सकता है। तो हमें उम्मीद है कि एनसीपी अजीत पवार ग्रुप को जो है 2 मंत्री पद के पद इस एनडीए वर्तमान की सरकार में मिल सकते हैं। जी बिल्कुल आलोक जी, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मंत्रियों ने शपथ भी ली, तब अटकलें लग रही थी कि अजीत पवार गुट कहीं ना कहीं सरकार से, मोदी सरकार से, एनडीए गठबंधन से रुष्ट चल रहा है, मंत्री पद ना दिए जाने को लेकर, कैबिनेट मंत्री पद ना दिए जाने को लेकर। तो अजीत पवार, जो कि अब लगता है कि उनके बीच नेगोशिएशन हो गई है, तो क्या अजीत पवार किसी प्रकार से हैंड ट्विस्टिंग की स्थिति में है कि वो किसी प्रकार से हैंड ट्विस्ट करके अपना मंत्री पद या किसी तरह से मंत्री पद निकाल लें या खुद को ले सकें? देखिए, इस समय महाराष्ट्र में और झारखंड और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। इसलिए बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को सेटबैक लगा है लोकसभा में 400 पार के नारे में 240 तक ही पहुंच पाए, तो इसलिए वो इन राज्यों में बहुत फूंक फूंक के रह रही है। और आपने देखा कि जिस तरीके का प्रदर्शन एनडीए को मिला है आपका महाराष्ट्र में, और फिर आप कह सकते हैं कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में, इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति को एक नए सिरे से, एक स्क्रैच से जो है बीजेपी देखना चाह रही है। तो इसलिए बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रही जिसमें कि अजीत पवार साहब उसके ग्रुप को छोड़ के फिर से जो है शरद पवार साहब के पास पहुंचे। एक बड़ा सा उनका नेशनल डे था, एक फंक्शन था एनसीपी का, उसमें अजीत पवार साहब ने जो है शरद पवार साहब की बड़ी तारीफ भी की थी। तो ऐसा माना जा रहा था कहीं ऐसा ना हो अजीत पवार साहब जो है फिर से जो उस ग्रुप में चले जाए। तो इसलिए आप जानते हैं कि राजनीति में सभी संभावनाओं का खेल है। तो इसमें एक नई संभावना जो कि आज आपने के खबरों के तहत अपने दर्शकों को देना चाह रहे हैं, राज्यसभा पहुंचने का मतलब है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे मिनिस्टर के, तो हो सकता है एक नया पद इनके लिए सृजन किया जाए एनडीए सरकार में। और अजीत पवार ग्रुप जो है बीजेपी के जो विधानसभा का जो चुनाव है वो बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र का मजबूती से लड़े। जी बिल्कुल आलोक जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के ये समीकरण बदल रहे हैं, एक के बाद एक चीजें घट रही हैं, तो इसका लोकसभा चुनाव में के बाद ये समीकरणों के बदलने का विधानसभा चुनाव पर कितना असर हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जब तक ये बीजेपी चुनाव में, चूंकि आपने देखा था कि बीजेपी का उद्धव जो बाल साहब ठाकरे थे, उनकी जो शिवसेना थी जब तक टूटी नहीं थी, उसके साथ एक अटूट अंग बन के चल रहा था। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से महाअघाड़ी गठबंधन बना, जिसमें जो है कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना ने मिलकर लड़ा, तो आपने देखा कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने अपना काम दिखाया और उद्धव को भी उसको तोड़ा ग्रुप को, और साथ में आपने देखा शरद पवार साहब के ग्रुप में भी जो है 2 पार्ट हुए। तो कुल मिला के इस समय जो बीजेपी के पास गठबंधन है उसमें आधी शिवसेना है, आधी एनसीपी है। लेकिन जिस हिसाब से आपने देखा लोकसभा में कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, एनसीपी ने भी किया, तो उसको शिवसेना का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, विशेषकर बॉम्बे में, मुंबई जैसे शहर के अंदर। तो कुल मिला के लिए एक खतरे की घंटी तो बीजेपी के लिए बज रही है, और वो कोशिश कर रही है कि कम से कम जो लोकसभा में हानि हुई है, नुकसान हुआ है, वो विधानसभा के चुनाव ना है। क्योंकि आपने देखा है कि बीजेपी जो है शिवसेना के साथ मिलकर काफी लंबे समय से विधानसभा में महाराष्ट्र स्टेट में अपनी सत्ता चला रही है।
जी बिल्कुल, खतरे की घंटी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उनका और उनके गठबंधन का परफॉर्मेंस रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर 6 सीटर एयरक्राफ्ट को रवाना किया। यह भोपाल से जबलपुर होते हुए रीवा और सिंगरौली तक जाएगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को समर्पित पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से प्रदेश में पर्यटन के साथ उद्योग, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को भी लाभ होगा और प्रदेश में बढ़ रही एयर कनेक्टिविटी की सौगात सभी सेक्टरों को मिलेगी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर भोपाल एयरपोर्ट स्थित सेवा का टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास भी प्रदान किए। मैं आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए, खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकारी दोबारा दोहराना चाहूंगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, फ्लैगशिप पीएम श्री वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ जानकारी है अब तक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दिशा में ये काम बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम श्री जो वायु सेवा है उसका शुभारंभ कर दिया गया है। जो एयरक्राफ्ट है उसको उतार दिया गया है जमीन पर और ये आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और इसके साथ साथ देखिए, जब जैसे इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव समेत तमाम मंत्रीगण वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर ये जो राजा भोज एयरपोर्ट से है उसको रवाना किया। ये जो एयरक्राफ्ट है वो 6 सीटर है, हम आपको बता दें। इसके साथ साथ ये पहली उड़ान भर रहा है और पहली उड़ान ये जबलपुर होते हुए रीवा, उसके बाद सीधे सिंगरौली जाएगा। तो 8 जिलों को जोड़ने के लिए, 8 जिलों को सांस्कृतिक और पर्यटन की स्थिति से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लगातार ये काम किया जा रहा है। 8 जिलों में ये मध्य प्रदेश के जो बड़े जिले शामिल है जहां पर पर्यटन की संभावनाएं ज्यादा है। इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जबलपुर संस्कृति राजधानी जिसको कहा जाता है, इसके साथ साथ ही इंदौर और जो ग्वालियर है, यहाँ 4 जगहों पर जाएगी। इसके अलावा रीवा, सिंगरौली, उज्जैन और इसके साथ साथ ही खजुराहो पर भी ये पर्यटन सेवा शुरू होगी हर हफ्ते। अब इसकी पर्यटन सेवाओं की बात करें तो रीवा के लिए पर डे 2 एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। सप्ताह में 2 एयरक्राफ्ट चलेंगे, जो सोमवार और मंगलवार का दिन रहेगा। जिस तरह से भोपाल से सीधे जाएंगे रीवा के लिए जा सकेंगे, इसके साथ साथ ही इंदौर से भी रीवा के लिए चलेगी। तो 2 सप्ताह में 2 दिन रीवा के लिए रखा गया है, सप्ताह में 2 दिन ग्वालियर के लिए रखा गया है, तो इंदौर से ग्वालियर और भोपाल से ग्वालियर। इसके साथ साथ ही 1 दिन खजुराहो के लिए रखा गया है कि भोपाल से लेकर खजुराहो, और 1 दिन रखा गया है कि भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर से लेकर उज्जैन, जबलपुर से लेकर उज्जैन। यानी कि जो पर्यटन सेवा 3 सप्ताह में जो 3 दिन के रहेंगे उसमें उज्जैन की सेवाएं दी जाएगी, 2 दिन सप्ताह में रीवा की और 2 दिन ग्वालियर और 1 दिन खजुराहो जाएगी। जितने भी पर्यटन केंद्र हैं, यहाँ पर्यटन केंद्रों को जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए, चाहे देखिए हालांकि इस एयरक्राफ्ट को पहले भी शुरुआत की गई थी लेकिन वो पहले चल नहीं पाए, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है जिस तरह से लोगों की इफिशियंसी बढ़ी है। हालांकि जो किराए को लेकर है, कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है
कि जितना दुबई का किराया उतना किराया ले रहे हैं। हालांकि इस तरह की बात कुछ नहीं है, अभी 50% छूट भी है, 1 महीने तक रहेगी। ये 50% छूट में देखिए तो अगर बात करते हैं भोपाल से रीवा के लिए तो 5700 रुपए लग रहे हैं, वहीं भोपाल से इंदौर की बात करें तो 2062 रुपए लिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के इतना किराया अभी नहीं, वंदे भारत के करीब करीब ये किराया फिलहाल अभी है, लेकिन आगे चल के ये किराया बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे स्टाफ ज्यादा रहेगा और मात्र 6 सवारी इसमें जो है पर्यटन क्षेत्रों में जा सकेगी। इसके साथ साथ देखिए आगे आने वाले दिनों में इस एयरक्राफ्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, जैसी जैसी इसके परिणाम आएंगे सामने कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग जिलों में भी जाएंगे। तो यह खंडवा खरगोन का जो ओमकारेश्वर है ये यहाँ भी जाने लगेंगे और अन्य जगहों पर भी जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जो ये काम कदम उठाया गया ये बेहतरीन कदम है और आगे देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये सक्सेस होता है तो कितना आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सत्यम, जिस प्रकार से 6 सवारियों को इसमें एक बार में ले जाया जा सकेगा, महंगी सेवा है, फ्लैगशिप सेवा है। हालांकि इसका फायदा प्रदेश को कहां तक होता है, कितना पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।